एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और बताइए आपकी स्टडीज कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास? ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं, मैमरी ग्लैंड। ये पूरा टॉपिक हम लोग सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा वीडियो करेंगे। इस टॉपिक में जनरली बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, तो आज इसीलिए मैं मेमोरी ग्लैंड का टॉपिक एक अलग वीडियो में लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैं शुरू से लेकर अंत तक क्लियर करूंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। पहले तो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, इसे याद कैसे रखें। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। मैंने यहाँ पर फोटो बनाया, थोड़ी बहुत मेहनत भी की है फोटो बनाने में, ठीक है। यही सोच करके लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, तो मेमोरी ग्लैंड एक्चुअली में है क्या? हम लोग इसमें अपने फीमेल ब्रेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फीमेल ब्रेस्टिंग जो है वही है मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है चाइल्ड के, इन्फेंट के फीड करने के लिए। स्टार्टिंग में आफ्टर बर्थ मेमोरी ग्लैंड का ही सबसे मेन रोल होता है। मेमोरी ग्लैंड के मिल्क से ही ये तय होता है कि जो बेबी का स्टार्टिंग में इनिशियली जो फीडिंग होगा वो कैसा फीडिंग होगा। अगर मेमोरी ग्लैंड के थ्रू फीमेल मिल्क अगर प्रोवाइड हो जाए बच्चों को, इन्फेंट को, तब तो वो सबसे अच्छा है। और अगर नहीं हो तो फिर लोग आजकल और भी बहुत सारे इनिशिएटिव और अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करके फीड करते हैं बेबी को एज अ मिल्क के फॉर्म में, लेकिन मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर इन्फेंट। चलिए टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज को नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, मेमोरी ग्लैंड है क्या। मेमोरी ग्लैंड का सबसे पहला पॉइंट, मैं यहाँ पर सारा पॉइंट नोट कर देता हूँ, आप लोग सारा फिगर नोट कर लीजिएगा, लेबलिंग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए फीमेल। यानी कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो फीमेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ह्यूमन के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, यानी कि ब्रेस्ट प्रेजेंट है, ब्रेस्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ब्रेस्ट तो मेल में भी प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड अगर प्रेजेंट है एक्टिव फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो फीमेल है। तो फीमेल और मेल के डिफरेंशिएट करने में भी हम लोग मेमोरी ग्लैंड का एक मेन पॉइंट लोग ले सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड का होना और ना होना मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन करता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, लिखिएगा मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है कि अगर आप लोग फीमेल बॉडी में देखिएगा तो वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी कि दो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दोनों साइड है। तो ये हो गया इसका पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट है कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर में बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यूज और फैट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है। तो सारा चीज, ये दोनों चीज मेन, ये दोनों चीज प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट। और फर्दर इसी से बाकी सारा चीज भी बना हुआ होता है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं, एंड it consists of glandular tissues and fats। नोट कीजिए इस पॉइंट को। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या चीज से बना होता है, सॉरी ब्रेस्ट किस चीज से बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से मिलकर के बना होता है। धीरे धीरे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे एक एक चीज। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ।
नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज ए modified form of sweat gland। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से जिसके थ्रू स्वेटिंग होता है, हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग होता है, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं मेमरी ग्लैंड। ये पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेमरी ग्लैंड, सॉरी स्वेट ग्लैंड, यानी मेमरी ग्लैंड जो है वो स्वेट ग्लैंड का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफिकेशन होकर के स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होकर के मेमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्टेप बाय स्टेप कैसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये पॉइंट्स को मैं रब करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट को नोट करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the glandular tissue of each breast is divided into से 20 मेमोरी लॉक। सबसे पहला पॉइंट यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहला चीज क्या है कि जो ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है, मैंने आपको बोला कि ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड किया, हर एक दोनों ही ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद 15 से 20 मेमोरी लॉक का फॉर्मेशन। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है कि 15 से 20 मेमोरी लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। और वो मेमोरी लॉक्स किस चीज के डिवाइड होने से फॉर्मेशन होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के डिवाइड होने से फॉर्मेशन होता है। आप टेंशन लीजिए, मैं आपको याद करने का तरीका लास्ट में बता दूं। तो देखिए मेमोरी लॉक यहाँ पर हो गया, ग्लैंडुलर टिश्यू जो प्रेजेंट है वो डिवाइड किया और मेमोरी लॉक को फॉर्मेशन किया। सबसे पहला नंबर 1 मैं यहाँ पॉइंट डाल देता हूँ, नंबर 1 या फिर नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट चाहे तो अपने डायग्राम में भी डाल सकते हैं जो आप लोग बनाएंगे। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, मेमोरी लॉक का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, मेमोरी लॉक का फॉर्मेशन हो गया। अब हर एक मेमोरी लॉक यानी 15 से 20 मेमोरी लॉक है, हर एक मेमोरी लॉक यानी एक मेमोरी लॉक के अंदर क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोली सेल प्रेजेंट होंगे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एल्वियोली। ये देखिए ये हर एक मेमोरी लॉक में बहुत सारा क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोली सेल प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर 15 मेमोरी लॉक है उसमें से हम एक मेमोरी लॉक की बात करें तो उस एक में भी बहुत सारे एल्वियोली सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये लिख लीजिए, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट। Each memory lock contains clusters of alveoli cells। दूसरा पॉइंट ये हो गया एल्वियोली सेल। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको सेकंड लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सेकंड थर्ड स्टेप देखिए, एल्वियोली सेल secretes milk and it is stored in lumen, जिसको कि कैविटी भी बोलते हैं, ऑफ एल्वियोली। यानी कि इस पॉइंट से आप लोग क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है
एक्चुअली भी ये मिल्क का प्रोडक्शन करता कौन है? ये मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं एल्वियोली सेल्स, यानी कि इसके अंदर ये रेड वाला पोर्शन के अंदर आप लोग को जितना भी चीज दिख रहा है वो सारा एल्वियोली सेल्स है, और वही एल्वियोली सेल्स मिल्क का फाइनली प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि मिल्क का जो मेनली प्रोडक्शन करने का जो प्रोसीड्यूर होता है वो एल्वियोली सेल के अंदर ही होता है, और एल्वियोली सेल के अंदर जब मिल्क का प्रोडक्शन हो गया उसके बाद ये मिल्क निकल करके एल्वियोली का लूमेन में जाकर के स्टोर हो जाता है। लूमेन का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। तो एल्वियोली सेल्स के अंदर जितना भी एम्प्टी स्पेस होता है उसमें जाकर के वो मिल्क स्टोर हो जाता है। चलिए एल्वियोली सेल के अंदर मिल्क स्टोर हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा लूमेन ऑफ एल्वियोली। लूमेन ऑफ एल्वियोली में जाकर के मिल्क स्टोर हो गया, यानी मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, मिल्क लूमेन में जाकर के स्टोर हो गया। उसके बाद का पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट the alveoli opens into the membrane tubule। ये जो एल्वियोली के लूमेन में जो मिल्क स्टोर हुआ है वो फाइनली एल्वियोली कहाँ जाके ओपन होता है? एल्वियोली का जो ट्यूब है वो कहाँ जाके ओपन होता है? वो मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल में जाकर के ओपन होता है। आप लोग को यहाँ सेकंड थर्ड नंबर दिख रहा होगा, मेम्ब्रेन ब्लॉक के बाद मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको लिखा है ताकि फिगर देख के भी आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फाइनली जो हमारा एल्वियोली में जो मिल्क का प्रोडक्शन हो गया है और वो एल्वियोली का लूमेन में स्टोर हो गया, फिर वो लूमेन जाकर के मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल में ओपन होता है। यानी कि जो भी मिल्क एल्वियोली के लूमेन में स्टोर हुआ था वो अब मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल में चला गया। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए कि ये जो मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद ये मिल्क कहाँ जाता है, लिखिएगा। मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल ऑफ ईच लॉब, जो हमारे 15 से 20 लॉब हुआ था उसी में तो मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल आया था। तो मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल ऑफ ईच लॉब जॉइंट्स टू फॉर्म, ये मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल जॉइन होकर के क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन डक्ट बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पाथ है मिल्क का, मेम्ब्रेन डक्ट में गया। ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन डक्ट 4 नंबर, ठीक। तो यानी कि मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल, बहुत सारा मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल, आखिर ये ट्यूब्यूल क्या है? एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप है। तो ये जो है मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल, ढेर सारा मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल मिल करके, मतलब इतना सारा मान लीजिए मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल, ये एक मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल, ये एक मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल, ये एक मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल का सब मिल करके एक कॉमन ट्यूब्यूल बनाते हैं। तो बहुत सारा मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल इसी तरह से मिल करके मेम्ब्रेन डक्ट का फॉर्मेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है कि अब ये मेम्ब्रेन डक्ट कहाँ जाकर खुलेगा, देखिएगा। सेवरल मेम्ब्रेन डक्ट joints to form a wider memory ampulla, and it further opens into lactiferous duct। And finally milk is sucked out through nipple।
अब देखिए क्या क्या हुआ, मेमोरी डक्ट में चला गया सारा मिल्क जो भी फॉर्मेशन हुआ। अब बहुत सारा जिस तरह से मेमोरी ट्यूब्यूल मिल करके मेमोरी डक्ट बनाया था, उसी तरह से बहुत सारा मेमोरी डक्ट भी होगा, और बहुत सारा मेमोरी डक्ट मिल करके मेमोरी एम्प्यूला बनाएगा। ठीक है, देखिए मेमोरी एम्प्यूला, तो ये हो गया हमारा 5th नंबर। और फाइनली क्या होगा कि ये जो मेमोरी एम्प्यूला है वो लैक्टिफेरस डक्ट में जाकर के खुलेगा, तो ये हो गया हमारा 6th नंबर। अब जो भी मिल्क का प्रोडक्शन हुआ था, जो भी मिल्क का प्रोडक्शन हुआ था एल्वियोली सेल के द्वारा, वो फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट में जाकर के स्टोर हो गया। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाला चीज है। ये सबसे लास्ट जो है पाथवे पासेज वो है लैक्टिफेरस डक्ट। अब जब भी मिल्क सक आउट करना होगा, मिल्क को बाहर निकलना होगा, सक करना होगा, तो यही लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल में जाएगा और निपल से फिर जो है मिल्क बाहर निकल जाएगा। तो मेमोरी एम्प्यूला के बाद नेक्स्ट जो है हमारा लैक्टिफेरस डक्ट, ये हो गया नंबर 6। अब फाइनली निपल के थ्रू मिल्क जो है वो बाहर आ जाएगा, ये हो गया 7। तो आप लोग ने क्या क्या देखा, मैं आपको फिर से रिकैप करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर बहुत सारा ग्लैंडुलर टिश्यूज और फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद मेमोरी लॉब्स का फॉर्मेशन करते हैं। कितना होता है मेमोरी लॉब? 15 से 20। तो ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड करते हैं और 15 से 20 मेमोरी लॉब बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये मेमोरी लॉब 15 से 20 है, उसमें से एक मेमोरी लॉब को अगर हम लोग देखें तो उस एक मेमोरी लॉब के अंदर भी क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोली सेल प्रेजेंट है, जो कि फर्दर मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो मिल्क का प्रोडक्शन का मेन रोल किसका है? एल्वियोली सेल का है, वही मिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो इस मेमोरी लॉब के अंदर, एक मेमोरी लॉब के अंदर बहुत सारा एल्वियोली सेल्स प्रेजेंट है, जो कि मिल्क का सिक्रेशन करेगा। अब मिल्क का सिक्रेशन हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब ये मिल्क निकल करके एल्वियोली सेल से निकल के एल्वियोली सेल का जो लुमेन होगा, यानी कि एल्वियोली सेल में जो खाली जगह होगा उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। फिर फर्दर ये मूव कहाँ करेगा? मेमोरी ट्यूब्यूल में मूव करेगा, यानी कि जो एल्वियोली सेल्स है उसका जो एम्प्टी स्पेस है लुमेन, वो फर्दर कहाँ जाके ओपन होगा? मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन होगा। बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल बन करके मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और बहुत सारा मेमोरी डक्ट मिल करके मेमोरी एम्प्यूला का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ 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 मिल्क का पासेज होते जाता है। फिर मिल्क एम्प्यूला में आ गया, एम्प्यूला से सीधे चल जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि उसका फाइनल जगह है। अब लैक्टिफेरस डक्ट में चला गया। अब जब भी मिल्क को सक आउट करना होगा तो निपल के थ्रू मिल्क बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीड्यूर होता है मिल्क के फॉर्मेशन का, मिल्क के पासेज का, कहाँ से वो पास कर रहा है, और मिल्क का सक्ड आउट होना। तो ये पूरा जो है वो प्रोसेस है। आप लोग इसको फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं सबको मिटाऊंगा और अभी आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखें, फ्लो चार्ट बना करके। चलिए मैं इसको रब करता हूँ। इतना बढ़िया मैंने फोटो बनाया था, शायद लाइफ में पहली बार मिटाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मिटाना तो पड़ेगा। चलिए, वैसे मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। चलिए मैं आपको फ्लोचार्ट बताता हूँ मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है, कहाँ का होता है, सब का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज, मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू। ध्यान से इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होता है, डिवाइड होकर क्या बना लेता है? मेमोरी लॉब। इसका नंबर हम लोग देखें तो कितना होता है? 15 से 20 मेमोरी लॉब का फॉर्मेशन किया। इस मेमोरी लॉब के अंदर क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोली सेल प्रेजेंट है।
ठीक है। इस मेमोरी लॉक के अंदर क्लस्टर्स ऑफ यानी बहुत ज्यादा मात्रा में एल्वियोली सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस एल्वियोली सेल में क्या हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। एल्वियोली सेल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो गया। अब एल्वियोली सेल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो गया तो ये ओपन्स कहाँ होगा, एल्वियोली सेल ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल मिलता है तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। लिख लीजिए यहाँ पे जॉइंट्स टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। बहुत सारा जब मेमोरी डक्ट ज्वाइन होता है तो क्या बनाता है, मेमोरी एम्प्यूला। जो कि फाइनली ओपन कहां हो जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट में। तो ये पूरा पाथवे हो गया आपका मिल्क का फॉर्मेशन से लेकर के मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन तक। अब ये लैक्टिफेरस डक्ट में जैसे ही मिल्क चला गया तो इसके बाद क्या होगा, मिल्क इज sucked out through निपल, यानी कि फाइनली जो होगा निपल के थ्रू ये मिल्क सक्ड आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक। चलिए आप लोग लिख लीजिए ध्यान से। अब थोड़ा थोड़ा एक और 2-3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेमोरी ग्लैंड के बारे में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नोट कर लिया आप लोग, चलिए मैं रब करता हूँ। अब ये जो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी काम होता है तो वो किसी केमिकल रिलीज होने के कारण होता है, किसी एंजाइम किसी हार्मोन के रिलीज होने के कारण वो काम होता है, वो प्रोसेस होता है। तो ये मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क का प्रोडक्शन है ये स्टिमुलेट यानी कि किस हार्मोन के द्वारा या किस केमिकल के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन को, लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार मार्क लगाता हूं। मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन, किस हार्मोन के द्वारा, हार्मोन प्रोलैक्टिन। सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, आप लोग को पता होगा, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो उस एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीशन होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, इजेक्शन ऑफ मिल्क तो बन गया प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा, उसके हेल्प से। अब ये इजेक्ट कैसे होगा, बाहर आएगा कैसे, इजेक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ is stimulated by hormone oxytocin, secreted by posterior pituitary। तो ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसको फिर से समझिएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, प्रोलैक्टिन, जिसका काम क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन करना, ठीक है।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है? ऑक्सीटोसिन, जिसका काम क्या है? मिल्क का इजेक्शन करवाना। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, मिल्क का इजेक्शन करवाना, ये मिल्क का बाहर निकलवाना चाइल्ड बर्थ के बाद फॉर द फीडिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। इजेक्शन ऑफ मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज further stimulated by the hormone oxytocin which is secreted by posterior pituitary। posterior pituitary के दौरान जो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है वही फर्दर मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि एकदम फैंटास्टिक पॉइंट है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा अभी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है जो कि मिल्क का इजेक्शन करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी लिख लीजिए, हालांकि आप लोग ने 10th क्लास में भी पढ़ा था। फर्स्ट मिल्क injected out of female is called कोलोस्ट्रम। यानी कि सबसे पहला मिल्क फीमेल बॉडी के द्वारा जो सबसे पहला मिल्क इजेक्ट किया जाता है फॉर द फीडिंग ऑफ बेबी, बेबी के फीड करने के लिए, उस फर्स्ट मिल्क को हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये जो कोलोस्ट्रम है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट में रिच होता है, बहुत ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और बहुत ज्यादा इसमें एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट होता है जो कि न्यू इन्फेंट के इम्यूनिटी को काफी ज्यादा हद तक बढ़ा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे को स्टार्टिंग इनिशियल एज में माँ का मिल्क नहीं मिल पाता है उनका इम्यूनिटी जनरली फर्दर लाइफ में भी कमजोर ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कोलोस्ट्रम का। चलिए अब कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज हैं, मतलब कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली वो फंक्शन नहीं है, उसका क्या क्या डिसऑर्डर्स होता है वो चीज हम लोग 5 यहाँ डिसऑर्डर में आपको लिए लेके आया हूँ। चलिए मैं यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ। 5 ऐसे डिसऑर्डर में आपके लिए लेके आया हूँ जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और ये कॉमन सा बात है, सब में होता है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमन है। सबसे पहला चीज नंबर 1, ये थोड़ा रेयर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी? मैं आपको बताया नहीं, बताऊंगा कि जो जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है, जो जायगोट जो फर्दर डिवाइड करके मोडुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है, तो ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद जायगोट जो है वो इंडोमेट्रियम यानी कि यूटेराइन का सबसे अंदर वाला भाग, सबसे अंदर वाला लेयर, उसमें जाकर के वो इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है फीमेल्स में कि वो जो जायगोट ब्लास्टोसिस्ट बना है डिवाइड करके, वो इंडोमेट्रियम वॉल में जाकर के इम्प्लांट नहीं हो पाता है और वो फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है। और फर्दर क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब तो पतला है, वहां पर जब बेबी का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, तो उतना स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पाता फेलोपियन ट्यूब, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है फीमेल को और अर्जेंट में सर्जरी करना पड़ता है, एकदम इमरजेंसी में सर्जरी करना पड़ता है और वहां से उस फेलोपियन ट्यूब से उस जायगोट या एम्ब्रायो को वहां से निकाल कर हटाना पड़ता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो फिर वो जो हमारा फेलोपियन ट्यूब का जो मतलब ट्यूब होता है उसको रप्चर कर सकता है। आप ही सोचिए ना कि अगर मान लीजिए कोई ये बहुत पतला सा ट्यूब है, उसमें इतना बड़ा चीज हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए जायगोट, और ये जायगोट फर्दर डेवलप करके एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायो से और भी डेवलप करके इन्फेंट बनाएगा, तो ये मान लीजिए डेवलप करके इतना बड़ा बनाना है और ये पाइप इतना पतला ही है, तो ये पाइप को तो मतलब ब्रेकडाउन ही ना कर देगा, ये चीज बड़ा होगा। इसीलिए फेलोपियन ट्यूब में से अर्जेंटली सर्जरी करके वहां से निकालना पड़ता है एम्ब्रायो को। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यही होता है। चलिए आप लोग को मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लिख लीजिएगा, implantation of embryo
इंडोमेट्रियम। ये हम लोग लिख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंडोमेट्रियम या फिर यूटेरस में इम्प्लांटेशन ना होकर के कहीं और जगह पे हो जाए, जनरली फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर देखिए, डिसऑर्डर नंबर 2 कौन सा डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर 2 जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है ब्रेस्ट कैंसर। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? मतलब कि ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाता है, कैंसरस सेल आ जाता है ब्रेस्ट में, किसी भी तरह से किसी भी वजह से आ सकता है, और वही कैंसरस सेल जो क्या करता है कि मिल्क प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है और जो मेमरी ग्लैंड है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फाइनली ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि ब्रेस्ट को कट करके वहां से हटा दिया जाता है ताकि वो जो कैंसरस सेल है वो फर्दर और बॉडी पार्ट्स में ना फैले, स्प्रेड ना करे। थर्ड जो हमारा डिसऑर्डर है वो कौन सा डिसऑर्डर है? लिख लीजिएगा, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो आप लोग सुने होंगे, जो फीमेल के सर्विक्स में कैंसर हो जाता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इसमें फर्दर अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है सर्वाइकल कैंसर, तो यूटेरस को ही निकाल लिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तभी जाकर उस फीमेल का जो लाइफ है वो सस्टेन कर पाता है, वरना इसमें तो डेथ भी हो जाती है। जब बहुत क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है सर्वाइकल कैंसर तो डेथ भी हो सकती है फीमेल का। ठीक, नेक्स्ट देखिए 4th नंबर पे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ वुमेन टू बिकम प्रेगनेंसी, यानी कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं बन पाती है, प्रेग्नेंट बनने के लायक नहीं होती, उनका यूटेरस उतना डेवलप नहीं हो पाता है कि वो प्रेग्नेंट बने, या फिर और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। तो उस सिचुएशन को हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, इनएबिलिटी ऑफ वुमेन टू बिकम प्रेग्नेंट। एक चीज और ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें मेन का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि मेन के किसी कारण से या हस्बैंड के किसी कारण से जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं बन पा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन का खुद का ही जो यूटेरस होता है वो स्टेराइल होता है, वो प्रेग्नेंट खुद से ही नहीं बन सकती। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट डिसऑर्डर है वो क्या है? 5th नंबर, ऊफोराइटिस। ध्यान से स्पेलिंग इसमें नोट कर लीजिएगा, ऊफोराइटिस। ये ऊफोराइटिस में होता क्या है देखिए, लिखिएगा inflammation of ovary due to some infection। यानी कि जब ओवरी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है, ओवरी फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऊफोराइटिस। तो ये 5 तरह का मैंने आपको डिसऑर्डर बताया, कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा। बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में आप लोग ने इसमें से पहले भी सुन चुका है, मैंने इसी को आपको डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ, खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सोचा था कि मेमोरी ग्लैंड को एक ही लेक्चर में बनाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि फर्दर जो हमारा प्रोसेस है oogenesis, जो मेन प्रोसेस है इस चैप्टर का सबसे टफ प्रोसेस है oogenesis, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग का पूरा एक लेक्चर लग जाएगा, अप्रोक्स 1 घंटा का। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग 1 घंटा के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। फिर उसके बाद का जो लेक्चर है वो भी 1 घंटा के आसपास का है, जो कि क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। और फर्दर हमारा 1-2 लेक्चर और बचेगा, लैक्टेशन वगैरह, पार्चुरेशन वगैरह, तो ये सब चीज हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको अब जो मैंने फ्लोचार्ट आपको बताया सबसे लास्ट में, उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग को मेमोरी ग्लैंड में कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होगा, सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बस शर्त यह है कि आपको पूरा नोट्स फिर से पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया तुरंत ही पढ़ना पड़ेगा लेक्चर एंड करने के बाद, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा हमेशा के लिए। बाकी जो मैंने आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उनका क्या क्या काम है वो मैंने आपको बताया। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे फॉर अ न्यू
एंड अमेजिंग टॉपिक बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक बोल सकते हैं। oogenesis बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो याद हो जाए। पढ़ तो सब लोग लेते हैं बट याद किसी को नहीं रहता, तो मैं उसको याद करने का आपको तरीका बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना नोट्स अच्छे से बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।